मेरा नाम रूपाली है। जिस दिन का हर लड़की को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मेरे लिए वो आज ही का दिन था। मेरी आज शादी थी। लड़का कैसा है ये तो मैंने नहीं देखा था, बस घर वालों के पसंद करने पर ही मैंने हाँ कर दी थी। क्योंकि हमारे वहाँ यही परंपरा थी कि घर की लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था अपने पसंद का लड़का देखें। घर के बड़े जिससे चाहे कर सकते हैं, हमें तो बस शादी कब है यही पता होता था। मेरी शादी बड़े ही सादगी से हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। अब घर आए अभी 4-5 घंटे हो चुके थे, पर मेरा पति जगदीश कहीं दिखा नहीं। कुछ समय बाद मुझे मेरे कमरे में छोड़ दिया गया, जहाँ सुहाग रात की तैयारियां हुई थी। बड़े ही सुंदर तरीके से कमरा सजा हुआ था। मैं तो देख सुहाग रात के सपनों में खो सी गई थी। मैं बेड पे बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। मेरा घूंघट उठाया और मेरे गालों पर किस करने लगे। मैं भी मदहोश सी उनके बाहों में समाती चली गई। हम दोनों धीरे धीरे हदें पार करने लगे। अब वो मेरे करीब आ ही रहे थे कि अचानक दरवाजे से आवाज़ आई। मैं चौंक कर इधर उधर देखी तो कोई मेरे पास नहीं था। मैं तो अपने सुहाग रात के सपने देख रही थी। बाहर जाकर देखी तो सब लोग आंगन में शोर मचा रहे थे। अपनी ननद से पूछने पर ऐसी बात पता चली कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। किसी तरह अपने कमरे में आई। इन दिनों मेरी स्थिति कहाँ फंस गई है, मैं वाली हो गई थी। कहीं ऐसा भी होता है भला? मैं अपने आप में कसमसा सी रही थी। ऊपर से बर्फ का ढेला बनी बैठी थी और अंदर मेरे ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे बहरे थे? क्या वे इतने निर्दयी हैं? अगर नहीं तो बिना परखे ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे, जो किसी दूसरे लड़की की खातिर मुझे छोड़ भागा है? जाने कहाँ है। अभी तो अपनी सुहाग रात तक भी नहीं हुई है। जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। इस समय मेरे दिमाग में कई तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और मैं इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी, तड़प रही थी मैं तो। लेकिन जब मुझे अपने पति के घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई, झटका लगा था। मुझे अपने पति के इंतज़ार में 15 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। क्या बीती थी मेरे ऊपर, कोई तो पूछे मेरे से आकर। सोचते विचारते अक्सर मेरी आंखें सजल हो उठती। हमेशा 2 बूंद आंसू मेरे दामन में ढुलक भी आते और मैं उन आंसू के बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती। अपने अकेलेपन पर रोती। डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट पर दिल तार तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे मैं अब तब में ही पागल हो जाऊंगी। मेरे अंदर तो जैसे सांप रेंगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को नोच ही डालूंगी या फिर मैं कहीं अपनी जान ही गंवा बैठूंगी। मैं यही सोचती कि अगर मैं जानती होती कि यह ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही न करती इससे। तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डिगा नहीं सकती थी। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने पति के लौट आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मायका लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी परिस्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा? वक्त पर कोई न कोई मुझे खाने की थाली पहुंचा जाता। बीच बीच में आकर कोई न कोई हालचाल भी पूछ जाता था मेरा। पूरा घर तनावग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा था इस चौबारे में। सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नज़रें चुराता दिखता। ऐसे में मैं खुद को कैसे संभाले हुए थी, मैं ही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थीं जिन्हें मुझे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतज़ार में मुंह बाए खड़ी थीं। नई नवेली दुल्हन से मिलने जुलने वालों का आए दिन तांता लगा हुआ था, वह भी मैं जानती थी। ऐसा मैं अपने मायके में कई घरों में देख चुकी थी, पर यहाँ तो एक बारगी में सब कुछ खत्म हो चला था। मेरे सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार मेरे अंदर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब मैं बुदबुदाती, भाड़ में जाए सारी रस्में रिवाज, नहीं रहना मुझे अब यहाँ। आज ही अपना फैसला सुना देती हूँ इनको और अपने मायके चली जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पहुँचकर अपने माँ बाबूजी को भी तो खरी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार मेरे मन में उठते रहते थे। इन दिनों मेरे पास तो समय ही था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी और फिर क्यों ना हो मंथन मेरे साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी, अनसुलझी पहेली की तरह। मैं यही सोचती, आखिर किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का समाधान कर सकता है? शायद कोई भी नहीं, और शायद मैं खुद भी नहीं।
फिर मन में ख्याल आता, अगर जगदीश लौट भी आया तो क्या मैं उसे अपनाऊंगी? क्या जगदीश अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी मैं, और खुद से लड़ भी रही थी। और बुदबुदाती यह कैसी सामत आन पड़ी है मुझ पर? ऐसा कैसे हो गया? तभी घर की खिड़कियों से आ रही खुसुर फुसुर की आवाज़ें से मैं सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुंची। देखा, जगदीश सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थका हारा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देख सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उनके चेहरे को देख कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ कुछ घटित भी हुआ था। वही मेरे मन को भी सुकून पहुंचा था। तभी मैंने देखा सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए थे, और यह भी कि जो उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सब के सब उसके पीछे हो लिए थे। पूरी जमात थी उसके पीछे। इस बीच जगदीश ने अपने घर व घर के लोगों पर सरसरे निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे थे, जो शर्म से छिपे पड़े थे अब तक। पूरा मोहल्ला भी जाग उठा था। जगदीश के घर छोड़ जाने के बाद घर वाले कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे थे। उन्हें सारे गांव वाले और रिश्तेदार ताने पर ताने सुनाए जा रहे थे। तभी जेठानी की बेटी निशा पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी, फिर अचानक से अपनी नई चाची को बता देने के ख्याल से मेरे कमरे तक दौड़ती भागती हाफती पहुंची। मुझको पहले से ही खिड़की के करीब खड़ी देख वह मेरे से चिपट कर खड़ी हो गई। बोली कुछ भी नहीं। वही छोटा संजू दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा था। जगदीश थके कदमों से चलता हुआ सीढ़ियां लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरों में पहुंचा। एक नज़र समीप खड़ी मुझ पर डाली, पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफा पर निढाल हो बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पे जमघट लग गया। फिर तो सबने ही बारी बारी से इशारों में ही पूछा था, मेरे से कुछ बका क्या? मैंने एक नज़र अपने पति जगदीश पर डाली। वह तो सो रहा था। मैं घर वालों के सवाल का जवाब अपना सिर हिला उन सभी को बताती रही, अभी तक तो नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे आंगन में मेले सा भीड़ लग गया था। फिर तो एक एक कर मोहल्ले के लोग भी आते रहे जाते रहे थे, और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। मैं थक चुकी थी उन आने जाने वालों के कारण। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर इतने दिन मेरे पति कहाँ थे। चौखट पर बैठी मेरी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठे तो कुछ खिला पिला देना बहू। और वे अपनी पोती की उंगली पकड़ निकल ली थी। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर मैं निरंतर अपने पति को देखती रही। मैं असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था मुझे कहाँ पता था। परिवार के मोहल्ले के लोगों ने भी सहानुभूति जताते हुए कहा, बेचारे ने क्या हालत बना रखी है अपनी, जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा होगा। उफ, सबकी मेरे पति की ही फिक्र थी, मेरे बारे में तो कोई कुछ भी नहीं पड़ी थी। आधी रात में मेरे पति जगे। उसी समय वह नहा धोकर फिर से जो सोए पड़े दूसरी सुबह ही जागे थे। तब मैं सो ही कहाँ पाई थी। मैं तो तब अपनी उलझनों परेशानियों को सहेजने समेटने में लगी हुई थी। मैं उस रात निरंतर अपने पति को निहारती रही थी। एक तरफ जहाँ उनके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा गुस्सा भी था। मन के किसी कोने में सहानुभूति इस कारण कि उनकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली थी, और गुस्सा इस बात पर कि वह मुझे छोड़ भागे थे। और मैं सजी सवरी अपनी सुहाग सेज पर बैठी उनका इंतज़ार में जागती रही थी। मेरे पति उसी रात से ही गायब थे। फिर सुहाग रात का सुख क्या होता है कहाँ जान पाई थी मैं। उस रात उनके इंतज़ार में जब मैं बैठी थी, उस समय मेरा खिला खिला चेहरा पूनम की चांद की तरह दमक रहा था। पर ज्यों ही मुझे उनके भाग जाने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। मेरी सूखी मांग तब एकदम से बूझी बूझी सी दिखने लगी थी। सब कुछ बिखर चला था। तब मेरे भीतर एक चित्कार पनपी थी, जिसे मैं जबरन भीतर ही रोके रखे हुए थी। फिर विचारों में तब यह भी था, अगर मेरे पति को उससे मोहब्बत थी तो मैं यहाँ कैसे? जब प्यार निभाने का दम ही नहीं तो प्यार किया ही क्यों था उससे? फिर इन्होंने तो दो दो जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। क्या इनका अपराध क्षमा योग्य है? इनके कारण ही तो मुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी है। मेरा तो अस्तित्व ही अधर में लटक गया है इस विध्वंसकारी के कारण। जब इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे ही अपना लिए होते। मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का हक इनको किसने दिया? तब मेरी सोच में यह भी होता, मैं अनब्याही तो नहीं कहीं
फिर कहीं यह कोई बुरा सपना तो नहीं। दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई रही थी। मेरे पति जागे थे फिर से। घर वालों को तो जैसे उनके जागने का ही इंतज़ार था। झटपट उनके लिए थाली परोसी गई। उन्होंने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा था। यह दूसरी रात थी जो मैं जागते बिता रही थी। और जगदीश रात भर जाने क्या क्या न बड़बड़ाता रहा था। बीच बीच में उसकी सिसकियाँ भी मुझे सुनाई पड़ रही थी। उस रात भी मैं अनछुई ही रही थी। दूसरे दिन फिर जब वह जागा था, मेरे समीप आकर बोला, तब उसकी आवाज़ में पछतावे सा भाव था। माफ़ करना मुझे, बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने आपको। आपको शब्द जैसे मुझे चुभ गया, पर मैं बोली कुछ भी नहीं। पर इस एक शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी थी। मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई थी। नम्रता जो मेरे पति जगदीश का प्यार थी, हमारी शादी के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। जब मेरे पति लौटे तो पता चला। फिर वह भाग खड़े हुए थे। लौटने के बाद भी अब जगदीश या तो घर पर ही गुमसुम पड़े रहते या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकते रहते। फिर जब थका मांदा लौटते तो बगैर कुछ कहे सूने सो पड़ते थे। ऐसे में ही मैंने उन्हें झकझोर कर उठाया और पहली बार अपनी ज़बान खोली थी। तब मेरी आवाज़ दुख भरी थी। मैं पराए घर से आई हूँ, ब्याहता हूँ आपकी। आपने मुझसे शादी की है, यह तो नहीं भूले होंगे आप। पर मेरे पति खाली नज़रों से मुझे देखते रहे, बोले कुछ भी नहीं। मुझे उनकी वह चुप्पी चुभ गई। मैं फिर से बोली थी। तब मेरी आवाज़ रोती हुई आई थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मुझे लौट जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास? आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका यह दायित्व तो नहीं बनता कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना कामकाज संभाल लो? अपने दायित्व को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो। चंद लम्हों के लिए मैं रुकी। खामोशी छाई रही। उस खामोशी को मैं खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है अब तक, वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूँ और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती, समझे आप? मेरे भीतर का दर्द मेरे चेहरे पर था, जो साफ झलक रहा था। जगदीश के चेहरे की मायूसी भी मैं भली भांति देख रही थी। हम दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह की उलझनें थीं, झुंझलाहट थी। जगदीश मुझे ध्यान से सिर्फ सुनते रहे। वह मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए रखे थे। वह अपने प्रति उम्मीद और नम्रता के प्रति गुस्से को देख रहा था। जब मैंने चुप्पी साधी तो जगदीश फफक फफक कर रो पड़ा था और देर रात फफक कर रोता ही रहा था। आंसू थे जो उसके रोके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी मुझे। मैं उसे ऐसा रोता देख सकपका गई थी। मुझे अब अफसोस हुआ था, अफसोस इतना कि आंखें मेरी भी छलक आई थी। यह सोच कर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी कर दी। अभी तो इसके विक्षत मन को राहत भी नहीं मिली और मैंने इसके घाव पर फिर से हरे कर दिए। मैंने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सोचा मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाए तो ही अच्छा है, शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर्मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज़ अजीब सी थी, क्या मैं इतनी निर्दय हूँ जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी सोचा नहीं? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती है हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है यह तो। मेरी तंद्रा तब भंग हुई जब वह मुझसे बोला, शादी हो जाती अगर हमारी तो वह तो आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था उससे, निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहाँ जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी। नहीं भूल पा रहा हूँ उसने मेरी वजह से आत्महत्या की है, पर मेरा क्या? इस पचड़े में मैं दोषी कैसे? मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेट कर निकल जाओ। मेरे पति मेरी बात पर बोले, देखिए मुझे संभलने में ज़रा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाओ? तभी मैं फिर से गुस्से से बोल पड़ी, वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल कर गई है। अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न ढाती। लाज शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज़ होती है जो उसमें नहीं थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति मेरे से बोले, इतनी कड़वी जबान तो ना बोलो उसके बारे में जो रही नहीं। उसके बारे में बकना क्या ठीक है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? वह एकाएक आवेशित हो उठा था। मैं अपने पति की बातें सुन
एक बार फिर से सकपका गई थी। उसे मेरे से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर मैं अब तक यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है, क्या वह खुद या क्या मेरा पति, या फिर वह नाश पीटी। देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति जो कि त्यों ही बनी रही थी। अब मैंने अपने पति को रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। जगदीश अब भी सोते में जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता। घंटों बाद थका हारा लौटता भी तो सोया हुआ पड़ा होता। भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वो, और मैं उसे ऐसे देख झुंझलाती रहती थी। ऐसे में मुझे उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में जगदीश ने मुझे छुआ भी नहीं था, न खुद से मेरे से बात ही की थी उसने। एक दिन जब मेरे पति सुबह उठे तो पलंग के पास की टेबल पर रखी नम्रता की तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी दिखी तो वह चकित हो उठे। उन्होंने उस फ्रेम को उठाया, नाम नम्रता कि उस मुस्कुराती फ़ोटो को देर तक देखता रहा, फिर यथास्थान रख दिया और मेरी तरफ देखा। तब मैंने देखा उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे के भाव देख मुझको लगा जैसे उसके मन में मेरे लिए दया के भाव थे। मैंने उन्हें ऐसे देख सहज भाव से बोली, मैंने अपनी हटा दी। नम्रता दीदी अब हमारे साथ होंगी, हर पल हर क्षण। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा। काफ़ी समय बाद उसने मेरे से पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठा खाते हैं, तुम बैठी रहो, मैं ही माँ जी से कह आता हूँ कि वे हमारी थाली परोस दें। खाना खाने के दौरान मेरे पति देर तक नम्रता के बारे में बताते रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति ने मुझे आप और आपने कहकर संबोधित नहीं किया था, और आज पहली बार ही वह मेरे से खुलकर बातें कर रहे थे। आज उनके हालत और दिनों की अपेक्षा सामान्य लगी थी मुझे, और जब वह सोए पड़े थे तो उस रात एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। यह देख मैंने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से निजात पाकर मैं आज गहरी नींद में थी। जगदीश उठ चुके थे और मेरे उठने के इंतज़ार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब मेरी नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो गई, मुस्कुरा दी। जगदीश भी मुस्कुराए थे मुझे देखकर। तब अब उस फोटो फ्रेम में नम्रता की जगह मेरी तस्वीर लगी थी और कहने लगे, तुम मेरी नम्रता हो, तुम ही मेरी पत्नी भी हो। तुम्हारा दिल बड़ा विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है। पर अब नहीं, मैं आज ही से दुकान जा रहा हूँ। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख, कुछ अधिक ही दमक रहा है। मुझे असंतोष सुख, खासकर मेरे पति मुझे मिल गए थे और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। अब सब ठीक हो गया था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।